हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। लास्ट क्लास में हमने अमेजन रिवर का बेसिन पढ़ा था और आज बारी है गंगा और ब्रह्मपुत्र की। तुमको पता होना चाहिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया की दो प्रमुख यानी कि दो मेजर रिवर्स हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या खासियत है, क्या खूबी है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन की। बेसिन का मतलब तो क्लियर होगा, जहाँ कहीं भी गंगा बह रही है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ और खुद, वो पूरा उसका बेसिन है। जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है और जहाँ पर एंड हुई है वो पूरा इलाका गंगा का बेसिन। और वहीं अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हुई है और जहाँ कहीं भी बहकर किसी भी स्टेट से होकर कहीं भी किसी भी राज्य से होते हुए एग्जिट की है, तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस रिवर ने अपने थ्रू और अपनी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। तो इनके थ्रू जो इन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर की होती है ना, वो पूरा इलाका कवर किया होता है ना, वो ही क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दोनों रिवर को कंबाइन करके उनका बेसिन पढ़ना है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहले पॉइंट में बात लिखी हुई है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कहने का मतलब ये है कि इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। कहाँ पर? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ठीक। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitude। ये बेसिन कहाँ लाया करता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में लाया करता है। अभी जब हमने तुम्हें अमेजन रिवर का बेसिन बताया था तो उसमें क्या लैटिट्यूड्स थे? इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ। और यहाँ पर क्या लैटिट्यूड्स हैं? ये थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पर इक्वेटर से नहीं बल्कि इक्वेटर से ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में फैली हुई हैं। कहने का मतलब ये देखो, ये यहाँ पर इस मैप में ये जो डिग्रीज दी है ना, ये वही लैटिट्यूड्स वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला 10 डिग्री से लेकर, तो अगर मान लिया कहीं यहाँ पर 10 डिग्री है और 10 डिग्री से लेकर यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ तक, इस वाला ये जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ। अब भाई ट्रॉपिकल रीजन है तो उसके ही पार्ट्स को सब पार्ट बोल दिया है, सब ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर देख लो एक बार कि थोड़ा सा दिमाग में रहे कि हाँ कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से फ्लो कर रही है। ये जो गंगा है ना, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसकी ये पूरी इधर ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये पूरे में इधर बहती है, नेपाल में तो नहीं, यहाँ पर बहती है और फिर यहाँ पर आती है। उसके बाद अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र इधर चाइना, तिब्बत, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में जाती है, देन बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये दोनों नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं और दोनों नदियाँ जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये पूरा इनका बेसिन कहलाता है। इसमें सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र ही नहीं है, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो इनसे कनेक्टेड होती हैं। तो ये डिफरेंट स्टेट से होती हुई पूरी स्टेट्स में, पूरे इंडिया में तो नहीं लेकिन हाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोल सकते हो, यहाँ या तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, यहाँ पर ये घूम फिर के अपना बड़ा सा बेसिन बनाकर इंडिया में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ समझ में आया। नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा। अब देखो गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तरह से बोल लो इनकी फ्रेंड्स हैं छोटी छोटी, और ये इनकी लीडर हैं गंगा, इनकी फ्रेंड्स हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड कोसी। ये फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी रिवर गंगा की। और एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए है कि इन दोनों रिवर के बेसिन की खासियत क्या है, क्यों इतनी ये इनका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। तो इनका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जहाँ कहीं भी नहीं, मतलब हमने लोकेशन दिखा दी है, तो जहाँ पर इनका बेसिन है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे पहाड़ हैं, फुट हिल्स हैं, हिमालय के फुट हिल्स, मतलब जहाँ से हिमालय शुरू होता है। देख सकते हो यहाँ पर हिमालय की तीनों लेयर्स हैं, यहाँ पर हमारे पूरे हिमालयाज़ हैं ये। तो हिमालयाज़ की फुट हिल्स का कहने का मतलब जहाँ से हिमालय शुरू होता है, तो इनके बेसिन में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, फुट हिल्स देखने को मिलता है। और तो और हमको सुंदरबन डेल्टा भी इन दोनों रिवर के बेसिन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस रिवर के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं।
ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। अब देखो ऑक्सबो लेक तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जो नदियाँ होती हैं वो अपना स्लोप ऐसे जिगजैग मूवमेंट में जाती हैं, ऐसे जाती हैं, तो क्या होता है ये इतनी ज़्यादा बेंड हो जाती हैं कि एक वक्त के बाद क्या होता है कि ये जो बेंड किया हुआ पोर्शन है ना, ये एक वक्त पे अलग हो जाता है किसी कारणवश। तो ये अपना रूट बना लेती हैं और ये जो हिस्सा अलग पूरा ऐसे निकल जाता है, जो कि एक लेक बना लेता है। अब इसको ऑक्सबो लेक क्यों बोला गया? क्योंकि ऑक्स का मतलब बैल और बो का मतलब कुबड़। जो सांड देखे होंगे ना तुमने, बैल देखे होंगे अगर, तो उनका जो कुबड़ निकला होता है ना, ठीक उसी तरह से ये दिखती हैं। इस वजह से इनका नाम ऑक्सबो लेक रखा गया है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या है यहाँ के मॉनसून की क्या बात की गई है? द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। और ये जो एरिया है पूरा, ये मॉनसून पे डिपेंड करता है। कैसे? द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। यहाँ का जो मॉनसून है तो मतलब यहाँ पर बारिश कब होती है? तो यहाँ पे बारिश होती है जून के मिड से, कह सकते हो 14 से 15 जून से शुरू होता है और सितंबर के मिड तक चलता है। समर्स यहाँ के बहुत हॉट रहते हैं और विंटर्स कूल रहते हैं। किस एरिया की बात की जा रही है? जहाँ कहीं भी गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, मतलब कह सकते हो कि पूरा इलाका गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर जो मॉनसून है, बारिश है, वो जून से सितंबर तक होती है, मतलब मिड जून टू मिड सितंबर। और वहाँ का जो वेदर है, कह सकते हो जो समर है वो बहुत हॉट होते हैं और विंटर्स बहुत कूल होते हैं। ओके, वहाँ का क्लाइमेट समझ में आ गया हमको कैसा है, किसी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट की बात की गई है। नेक्स्ट बात लिखी हुई है, द बेसिन एरिया हैज़ वाइड टोपोग्राफी। कैसे वाइड है? द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है ना, स्लोप्स हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह है, तो वहाँ पर सर्वाइवल ईजी नहीं है, वहाँ पे सर्वाइवल नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे सर्वाइवल इतना इजी नहीं होता है। दैट इज़ वाई वहाँ पे लोग बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहने जाते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। क्योंकि इसलिए जो प्लेन एरिया होता है वो ज़्यादा सुटेबल और ज़्यादा कह सकते हो लोगों के रहने लायक होता है, वहाँ की सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब ये नहीं है कि पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन ऐसा है जहाँ रह ना सके, बस इस एरिया की बात की जा रही है। ये देखो, जहाँ पर हमारी ये पहाड़ है ना, इस वाले इलाके की बात की जा रही है। लाइफ यहाँ पर इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, लेकिन जो हम लोग यहाँ रहते हैं, अगर आप लोग यूपी वगैरह से बिलोंग करते होगे, जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात करें, शहरों की बात करें, तो इलाहाबाद है, वाराणसी है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो प्लेन एरिया ना, तो यहाँ तो लाइफ पॉसिबल है। प्लेन एरिया की बात की जा रही है। जो यहाँ के इलाके हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइवल टफ होता है। दैट इज़ वाई, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र का जो माउंटेन एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल बहुत कम होती है, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन जो प्लेन इलाका है इस बेसिन का, वहाँ पर लोग रहते हैं और बढ़िया से खेती वेती करते हैं, मस्त चकाचक रहते हैं, क्योंकि वहाँ का सॉइल भी फर्टाइल है। प्लेन एरिया है तो घर वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं होती है। पता चला ऊंचा नीचा घर बना है, टेढ़ा मेढ़ा घर बना है, ऐसे काम नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अब क्या है, अब इस बेसिन में एग्रीकल्चर किस तरह का होता है? अब तो भैया हमारे इंडिया में तो, हमारा इंडिया तो खेतों में फसलों से ही जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए तो फेमस ही है। तो हमारा इंडिया तो एग्रीकल्चर के मामले में तो फेमस है ही। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो पाई जाएंगी, जिनमें से अगर हम बात करें जो क्रॉप्स हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो हमारी पैडी क्रॉप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती है। मेन क्रॉप है इस बेसिन की पैडी, यानी कि चावल, धान की फसल इस एरिया में मेन क्रॉप है। ठीक, पहली लाइन में कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है बस एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब इस प्लेन इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन है, पेशा है, काम है उनका।
तो इसलिए वो वहाँ पे क्रॉप्स अपना उगाते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई, इसलिए जो एकदम प्लेन इलाके होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। अब पहाड़ों में थोड़े जाके बस जाएंगे, पता चला कि पहाड़ टूट के गिरे आके नीचे, पहाड़ों का कोई भरोसा तो है नहीं कब चटक के नीचे गिर जाए। तो अपना प्लेन इलाका ही सही है, कम से कम हिले डुलेंगे तो नहीं, है ना। उसके बाद सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, ऐसा क्यों है वहाँ पर पैडी क्रॉप क्यों होती है? क्योंकि जो पैडी क्रॉप होती है, धान की फसल यानी कि चावल, इनको ना पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये ज़्यादातर ये क्रॉप होती है। इट इज़ ग्रोन इन द एरिया वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई, ये उस एरिया में होती है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। देखो नॉर्मल तो होती है हर जगह, अगर अब बात करो कि डेजर्ट में होती तो डेजर्ट में नहीं होती यार, वहाँ तो बिल्कुल ही सूखा है, मतलब बिल्कुल सूखा नहीं है, रेयर। मेन बात करें तो इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही होगी ये क्रॉप, लेकिन बाकी अगर बात करें तो जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है वहाँ भी होती है, ठीक। उसके अलावा और कौन कौन सी फसल ये लोग बोते हैं? वीट, मेज़, शोरगुम, ग्राम, मिलेट्स, ये कुछ अदर क्रॉप्स हैं जो इस इलाके में की जाती हैं। कैश क्रॉप की बात करें तो शुगर केन यानी गन्ना, जूट, ये सब, बनाना प्लांटेशन भी इस इलाके में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल में ही है तुम्हारा सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, आसाम में टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, टी का प्लांटेशन होता है। सिल्क इज़ प्रोड्यूस थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क भी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिसके थ्रू क्या सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ पर? बिहार और असम के इलाकों में। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस, मतलब अगर हम माउंटेन्स और हिली एरियाज में चले जाएँ तो वहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो टेरेस फार्मिंग होती है वहाँ पर। टेरेस फार्मिंग मतलब कि वहाँ के अगर तुम खेतों को देखोगे तो थोड़ा सा जैसे कि स्टेयर्स होती है ना, उसी फॉर्म में थोड़ी सी वो दिखती है, जिसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो स्लोप्स में होती है, ऊंचाई में होती है, इमेजेस वगैरह में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, और ये जो वेजिटेशन है ये भी लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन हैव ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विद साल ट्रीज। देखो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है, मतलब अगर हमने पहाड़ों की बात की है ना, और अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जहाँ पर नीचे यानी कि इसी बेसिन के अंदर ही रह के अगर हम अपने इधर साइड बात करें, यूपी के कुछ शहरों की बात करें, जैसे बरेली है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, जौनपुर है, हाँ, तो इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल तो पता ही है ना, ट्रॉपिकल जोन में जो होते हैं फॉरेस्ट या फिर ट्रीज़, और डेसिडियस ऐसे ट्रीज़ जिनका पतझड़ साल में एक बार होना ही होता है। तो इस तरह के पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम टी पेड़ की बात करें, साल ट्रीज़ की बात करें, पीपल ट्रीज़ की बात करें, पीपल का तो पेड़ हर किसी ने देखा होगा, है ना। इसके अलावा थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में थिक बैम्बू, टीवीज़ वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में देखे हो, जब कभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि आसाम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, इन स्टेट्स के बारे में अगर दिखाया जाता है तो वहाँ पर बैम्बू ट्रीज़ यानी कि बांस के पेड़ ज़्यादा दिखाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर लिखा है द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब देखो यार, मैनग्रोव फॉरेस्ट की इमेज लाना भूल गए यहाँ पर, ऐसे शायद तुम्हें समझ में आए। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? बोले कि जो डेल्टा है मतलब इनका ब्रह्मपुत्र गंगा का, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। मतलब कहने का मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि डेल्टा कहाँ होता है? डेल्टा तब बनता है ना जब वो रिवर एग्जिट कर रही होती है, गिरने जा रही होती है, मतलब समुद्र में, तब डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर जो पेड़ उगते हैं ना, तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के कारण जो मिट्टी होती है ना, अब देखो हाई टाइड क्या होता है, पानी ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, तो उसके कारण जो सॉइल होती है वो भी तो बह के नीचे जाती है ना। तो ये पानी के आसपास ये फॉरेस्ट या कह सकते हो ये ट्रीज़ होते हैं, तो इनको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो लेयर्स होती हैं, एकदम एक दूसरे से लिपटी हुई, एक वो हमें क्लियर दिखती है, ऊपर जड़ें दिखती हैं और हरे हरे पेड़ दिखते हैं, और ऐसे लाइन में एकदम कंबाइंड होते हैं, तो उनको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। नहीं क्लियर हो रहा हो तो एक बार इमेज ज़रूर देख लेना यार, हम यहाँ पे लाना भूल गए।
तो अगर पूछा जाता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के डेल्टा में हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वो मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पर ट्रीज़ की रूट्स हमको दिखती हैं, क्लियर दिखती हैं, वो भी जिगजैग फॉर्म में एकदम, जैसे कि देखा होगा ना जो बहुत पुराने पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं उनकी जड़ें एकदम लिपट जाती हैं, हाँ, तो वैसे ही कुछ दिखते हैं। तो वहाँ यहाँ पर पीपल तो एक हम देखते हैं, तो वहाँ पर कई सारे पेड़ एक दूसरे से मिले होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और आसपास सिर्फ पानी होता है। और पानी की ये वजह है हाई टाइड का ही कारण होता है। समुद्र के किनारे की बात है ना, तो हाई टाइड के कारण ही जो पानी आता है वो सॉइल को वॉश कर देता है, इसीलिए उनको मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फिर अब देखो हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताया है पिछले चैप्टर में, पिछले से पिछले यानी कि जब हम वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। कॉनिफेरस ट्रीज लाइक जैसे पाइन, देवदार, तो ये हम जब उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते तो इस तरह के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। कैन बी सीन, क्यों? क्योंकि वो जो इलाका है वो थोड़ा सा कूल होता है और स्लोपी इलाका होता है। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें कि यहाँ पर किस तरह के जानवर हैं, किस तरह के पेड़ पौधे की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो ये एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी ये तो कॉमन है, लेकिन जो फेमस है वो है वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाला गेंडा, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, और आसाम में ज़रूर है, लेकिन ये किस नदी के प्लेन एरिया में आता है? तो ये ब्रह्मपुत्र। अब देखो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का बेसिन ज़रूर यहाँ पर हम कंबाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके इलाके, उनकी लोकेशन तो अलग ही होगी ना। बाई चांस इधर अगर गंगा है तो इधर साइड ब्रह्मपुत्र है, तो जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया है वहाँ पर है क्या? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके अंदर ये एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन द डेल्टा आर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर, ये सारे जानवर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्वेटिव लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो पानी के अंदर वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी बात की जा रही है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश, अगर वहाँ की फिशेज़ जो पॉपुलर फिशेज़ हैं तो वो हैं रोहू, काटला एंड हिल्सा। जो लोग फ़िश खाते हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, बंगाली, खासकर जो बंगाली होते हैं वो तो फ़िश के एकदम दीवाने होते हैं, तो उन्हें पता होगा कि रोहू, काटला और हिल्सा क्या होती हैं। जो लोग इस इलाके में रहते हैं ना, तो उनकी स्टेपल डाइट क्या है? फ़िश एंड राइस। जैसे कि अमेज़न रिवर में जो स्टेपल डाइट थी वहाँ के लोगों की वो थी कसावा, उसी तरह से यहाँ पर जो लोगों की स्टेपल डाइट है, एनर्जेटिक एकदम प्रोटीन युक्त डाइट है, वो फ़िश एंड राइस एकदम बढ़िया से मिला के खाते होंगे। यार पानी आ गया। देन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। ये तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ जो गंगा कई सारे शहरों से होकर गुज़रती है, और शहर तो छोड़ो, मतलब कई सारे स्टेट से होकर गुज़रती है। बस ये है कि स्टेट वाइज स्टेट उसके नाम बदल जाते हैं, है ना। कई सारे शहर हैं जैसे कि सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। कोलकाता में जो गंगा रिवर है ना वो हुगली के नाम से जानी जाती है, ठीक। All with the population of more than 10 lakhs are located along the river गंगा। और रिवर गंगा के आसपास के इलाकों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा जनता रहती है, यानी कि जनसंख्या रहती है। तो याद रखना इन शहरों के नाम, हो सकता है तुम में से कुछ लोग इन शहरों से बिलोंग भी करते हो। द वेज, अब सबसे ख़राब बात क्या है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की या प्लेन की, वो ये है क्योंकि जहाँ भी ये नदी बहती है ना, उन इलाकों में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रीज़ होने के कारण जो इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा होता है ना, वो सब इन नदियों को झेलना पड़ता है। तो सारा कचरा इन नदियों में जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये रिवर्स बहुत ही ज़्यादा पल्यूटेड रहती हैं। दिस लीड टू द पल्यूशन ऑफ द रिवर्स। क्यों? इसका रीज़न बता देना। देखो कानपुर में भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और बाकी भी हर कानपुर में तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाकी जगहों पर भी हैं, जिनसे क्या होता है ना कि वहाँ का जो कचरा है, वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सारा नदियों में जाके गिरता है। उसके लिए क्लीन गंगा मिशन चल रहा है भाई। देखो तुम लोग भी कोशिश करो कि नदियों वगैरह में कचरा मत डालो। जब भी कभी फूल वगैरह फेंकने होते हो तो उसके चक्कर में तुम लोग सारा कचरा फेंक देते हो जाके।
नेक्स्ट इज द ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। याद करो पिछला चैप्टर जिसमें हमने 4 यानी कि 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बताए थे, जिसमें कि रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। ये चारों ट्रांसपोर्ट इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यूज़ होते हैं, यानी मतलब ये चारों जो माध्यम है ट्रांसपोर्ट के, ये सब यहाँ पर एप्लीकेबल है। अमेज़न रिवर में क्या था, मतलब अमेज़न बेसिन में क्या था कि वहाँ पर रोड थी, हाईवे थी, और हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से आप उस जंगल तक या फिर उनके बेसिन में पहुँच पाते थे। यहाँ पर आप चाहे रोड से जाओ, चाहे क्या बोलते हैं एयरवेज यानी कि प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से जाओ, वाटरवेज से जाओ या ट्रेन से जाओ, मतलब सारे आपके लिए सारे साधन हैं, आप किसी से भी जा सकते हैं। In the plain areas, the roadways and railways transport from. In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another. प्लेन एरिया की बात करें तो ज़्यादातर लोग रोड और ट्रेन वाला रूट या तो कह सकते हो रेलवे वाला रूट ही फॉलो करते हैं प्लेन एरियाज़ में, जब क्योंकि ये साधन है तो क्यों हम भैया हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से जाओ, हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। वाटरवेज इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर। वाटरवेज भी है जहाँ पे रिवर के आसपास के इलाकों में। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। कोलकाता का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हुगली रिवर पे है। द प्लेन एरिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, और यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी हैं इस प्लेन एरिया में। बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। आप लोग जहाँ जहाँ रहते हो अपने अपने शहर के या फिर अपने स्टेट के एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए कि कितने हैं, क्या नाम है उनका। तो कहने का मतलब है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे वो ऑल 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे आप जिससे जाइए, उड़ के जाइए, बह के जाइए, चल के जाइए या फिर बाई ट्रेन जाइए, कैसे भी जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ का टूरिज़्म, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ाता है। मतलब ये नहीं बढ़ाता है, कहने का मतलब ये ऐसा इलाका है इनका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। और भी जगह है लेकिन यहाँ पर भी है। जैसे कि अगर हम बात करें ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा में जहाँ ताजमहल है वहाँ पे कौन सी रिवर है, किस नदी के किनारे है, यमुना रिवर के। अब यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये कोई अलग नदी नहीं है, ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, दोस्त है उसकी छोटी। इलाहाबाद की अगर हम बात करें क्यों फेमस है, तो इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, यमुना, गंगा और सरस्वती। सरस्वती ऐसा माना जाता है कि वो नीचे बहती है जो कि दिखती नहीं है। अब हमें तो एक भी नहीं दिखती, हमको तो पानी दिखता है, पता नहीं कैसे पहचान लेते हैं। नेक्स्ट इज़ द बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश। यूपी में जो बुद्धिज़्म की स्तूपास वगैरह हैं वो फेमस है। बिहार में है, वाराणसी में है, और लखनऊ का इमामबाड़ा बहुत फेमस है। आसाम की बात करें तो वहाँ पर काजीरंगा जो कि नेशनल पार्क है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो तुम्हारा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं आसाम की जो कि फ़ेमस है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, उनका जो कल्चर है वो इसलिए फेमस है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये टूरिज़्म के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा देता है। बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं बढ़ावा देता है, लेकिन ये बोला गया कि इन एरिया में आने वाले जो भी ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं। टूरिज़्म हो गया। तो बस भाई इतना ही है, अब कुछ नहीं है। तो इतना ही बहुत था जिसमें कि हमने देखा हमारे क्या क्या बात की। लास्ट से शुरू करते हैं। बात ये की हमने कि जो हमारा टूरिज़्म है वो भी इस बेसिन में लाया करता है। कौन कौन से हैं? ताजमहल है, इलाहाबाद की नदियां हैं, और यूपी और बिहार वाराणसी में बौद्ध लोगों के स्तूपास हैं, इमामबाड़ा है, काजीरंगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ट्राइबल कल्चर है अरुणाचल प्रदेश का। उसके अलावा हमने देखा कि इस बेसिन में चारों ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप जिससे भी जा सकते हैं। और क्या क्या देखा, कौन से शहर इस बेसिन में लाया करते हैं और कैसे वो नदियों को पल्यूट भी कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कौन कौन से जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, लोग क्या खाना पसंद करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, और यहाँ के लोग किस तरह की फसलें उगाया करते हैं। यहाँ की मेन क्रॉप क्या है? पैडी क्रॉप है, जिसको हिंदी में धान बोलते हैं, और तुम्हारी लैंग्वेज में बताएं तो राइस या फिर चावल बोलते हैं।
यहाँ का मॉनसून कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और ये कहाँ पर लाई करता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ हमने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की लाइफ कैसी है। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। कौन सी कॉन्टिनेंट में अमेजन का बेसिन है, तो सिंपल है साउथ अमेरिका। सेकेंड इज व्हाट आर द क्रॉप्स सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के लोग कौन से क्रॉप्स उगाते हैं, तो वो उगाते हैं टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। कैश क्रॉप की बात करें तो कॉफ़ी, मेज, कोकोआ, ये कुछ क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। कौन कौन सी बर्ड्स आपको अमेजन में दिखी थी सुंदर सी, तो वो थी टूकन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़ियाँ चूचू करती हैं। कहाँ पे, अमेजन के जंगल में। व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी मेजर शहर हैं, हो सकता है इनमें से आपका भी कोई हो। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। वेयर इज़ द वन हॉर्न राइनो फाउंड। वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में कहाँ, असम में। असम में कहाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है काजीरंगा। इतना डिटेल में तुम्हें नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कहाँ पाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में। टिक द करेक्ट आंसर। टूकन्स आर टाइप ऑफ बर्ड। मैनियोक इज अ स्टेपल फूड ऑफ अफ्रीका। और जल्दी से बताओ कि गंगा बेसिन का स्टेपल फूड क्या है, फिश और राइस। कोलकाता इज अ रिवर लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। दियोदर एंड फिर्स आर द टाइप ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। याद करो सलीमा जब मनाली वाली ट्रिप में गई थी तो उसको कॉनिफेरस ट्रीज दिखे थे, है ना। कॉनिफेरस ट्रीज में यही हैं दियोदर और फिर्स। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा एरिया। और बंगाल टाइगर यानी कि वेस्ट बंगाल की बात की गई है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है, तो कॉटन टेक्सटाइल है वाराणसी में। कॉटन टेक्सटाइल वाराणसी। मलोका कहाँ पर है, मलोका कहाँ पर हमने पढ़ा था अमेजन के बेसिन में। जब अमेजन का लाइफ पढ़ रहे थे, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, तो वहाँ पे पढ़ा था। तो मलोका क्या है, स्लैंटिंग रूफ यानी कि घास फूस के बड़े बड़े घर, जिनको मलोका बोलते हैं। पिराना की अगर हम बात करें तो पिराना क्या थी, पिराना एक फिश थी, और जो कि किस बेसिन में थी, अमेजन के। सिल्क वॉर्म क्या था, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा था जिससे हम सिल्क बनाते थे, जिसको बोलते हैं सेरीकल्चर। काजीरंगा क्या है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आसाम है। किस लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। बाकी तो सब ऐसे ही दिए हुए थे ऑप्शन। गिव रीजन। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। रेन फॉरेस्ट क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में आपको सोचना है और लिखना है। तो आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालें, आंसर आपके सामने है। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीज़न है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैव बीन स्टार्टेड इन अ बिग वे। मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा है, कंस्ट्रक्शन होने लगा है, जिससे क्या हो रहा है, लोग जंगलों को काट रहे हैं, उनको काटने की ज़रूरत पड़ रही है। The indigenous population has बeen pushed out who practice conservation activities of forest and wildlife। और उन लोगों को उस फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है जो कि वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और या फिर कह सकते हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। एग्जाम्पल अगर याद करो तो अमेजन बेसिन में जब वो लोग अमेजन हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको बोला गया कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो लोग वहाँ के लोग हैं वो चीज़ों को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उनको वहाँ से निकाला जा रहा है फॉर अपने पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर, फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो ये रीज़न था रेन फॉरेस्ट का डिप्लीशन। अब देखो अगर कहीं पे डेवलपमेंट, देखो क्या होता है ना, अक्सर मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ बनती हैं उन चीज़ों पे कि कहीं पे जंगल होता है, फिर उस जंगल होता है या फिर पार्क होता है, कुछ भी होता है, तो वो काट कूट के वहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है, जिसके कारण पूरी मूवी बन जाती है कि भाई हम इस जगह पर बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट करने देंगे, ये हमारा इलाका है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर देखा जाए तो सही भी हैं और ख़राब भी हैं। सही इसलिए कि भाई ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ख़राब इसलिए क्योंकि नेचर को नुकसान पहुंच रहा है, तो नेचर का भी ध्यान रखना है। पैडी इज़ ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसके बारे में तुम्हें बातें लिखनी है कि क्यों पैडी इस बेसिन में पाई जाती, क्यों इसकी ऐसी क्या ज़रूरत है, क्योंकि उससे भैया पानी चाहिए।
वही, और यहाँ पर इनके एरिया में, इनके बेसिन में बहुत ज़्यादा इनको रेनफॉल होती है, पानी मिलता है, इस वजह से यहाँ की मेन क्रॉप होती है। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लिखना भूल गए, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पर उस क्रॉप को, चावल की फसल को यहाँ पर पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट वाटर मिलता है। पैडी रिक्वायर्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड मच वाटर टू ग्रो विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन दिस प्लेन। पैडी क्रॉप को फर्टाइल सॉइल चाहिए और वाटर चाहिए जो कि उसको इस प्लेन में मिलता है। किस प्लेन में? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पैडी, और वहाँ के रेनफॉल और वहाँ का टेम्परेचर भी इस क्रॉप को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। इस वजह से पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये आज का आखिरी सवाल था और टॉपिक भी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ओके। और अगर वाकई में क्लियर हुआ हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार एक बार लाइक कर दो यार, थम्स अप कर दो यार, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आगे आने वाले वीडियोज़ को तुम ईजिली फेच कर सको, ठीक है। सो टिल देन बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय।